असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। हम सब अपने को एक माने, इस महान देश के महान नागरिक अपनी तरह को माने, क्योंकि आज का दिन जब हम उपलब्धियों की तरफ देखते हैं, सफलताओं की तरफ देखते हैं, तो कमजोरी की तरफ भी देखना है। किन बातों ने हमको पीछे रखा, कौन से रोड़े हमारे रास्ते में आए कि हम तेजी से आगे नहीं बढ़ सके। तो हम देखते हैं कि जो सबक आजादी की लड़ाई ने हमें सिखाया था कि केवल एकता और अनुशासन से सफलता प्राप्त हो सकती है। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। यही झूठ व्हाट्सएप पर भी बहुत फैलाया जाता है दोस्तों कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की सारी संपत्ति मुसलमानों को देना चाहते थे। जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है? दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कहा था अपने भाषण में? उन्होंने अपनी सरकार की प्रायोरिटीज बताई थी, खेती, सिंचाई, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके साथ ही उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स बताए थे दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और माइनॉरिटीज की हालत सुधारने के लिए, औरतों और बच्चों के लिए। इन्होंने कहा था दलितों और आदिवासियों के लिए जो प्लान्स हैं उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। ऐसे इनोवेटिव प्लान्स बनाने होंगे कि माइनॉरिटीज, खासकर मुस्लिम माइनॉरिटी को एम्पावर किया जा सके ताकि वो भी विकास के भागीदार हो सके। जिन सेक्शंस का मनमोहन सिंह ने जिक्र किया था वो सब शिक्षा और रोजगार के मामले में पीछे रहे हैं। अगर उनको साथ में लाने को उन्होंने सरकार की प्रायोरिटी बताया तो कौन सा गुनाह कर दिया? मोदी जी को बिहार एक बार और ले जाना है बस। क्या मोटा भाई, मोदी जी को एक दिन रैली में बुलाते हो और दिन भर हिंदू मुस्लिम करवाते हो। अरे योगी महाराज, एरिया हिंदुओं का है, चलकर एक बार मुसलमानों पर बोल देंगे, सारे हिंदुओं के वोट अंदर। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। इंडी अलायंस वाले लोग जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। मुसलमान उनके भाषण में ना आए तो लगता ही नहीं कि उनका भाषण है। वे खुद ही साबित किए जा रहे हैं कि उनकी राजनीति की बुनियाद ही इस नफरत पर खड़ी है। उसी के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं, उसके बिना नहीं जीत सकते।
अगर आप विरासत का सम्मान करते हैं तो जिन लोगों ने राम और कृष्ण पर प्रश्न खड़े किए थे, आज उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनको। माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पड़ रहे हैं, जिन्होंने गंगा जल के लिए आपको तरसाया था, उनको वोट के लिए तरसा दीजिए, कह दीजिए वही नहीं। Indian Prime Minister Narendra Modi has been accused of making Islamophobic comments during an election rally. Mr. Modi said if the opposition Congress is voted back into power, it would distribute citizens' wealth among what he called infiltrators and those who have more children, referring to Muslims in India. कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब बोलो 7। फिर छोटा परिवार, बच्चा पैदा करने वाले हम ही। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक भी बीजेपी वाला महंगाई के मुद्दे पर बात ही नहीं करता सिवाय हिंदू मुस्लिम के। अपनी पार्टी के निशान पर अंगूठा लगाइए, अब दूसरी पार्टी के निशान पर लगाइए। क्या ये अंगूठा कहीं भी लगे हमारी पार्टी में निशान लग रहा है? दिस इज कॉल्ड लेटेस्ट टैंपरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम कोरिया। ये हमने मिलकर ऐप इंस्टॉल किया है। ये ऐप हमारे इलेक्शन में काम आ जाए। कहीं कोई भी अंगूठा लगाए, लेकिन आखिर में वोट आपको ही मिलने वाला है। कोई आप पर उंगली नहीं उठा सकता। ये बहुत ही सीक्रेट और कॉस्टली है सर। Prime Minister, you have set Mission 400. After being 2 terms in power, is Mission 400 not too ambitious? It is not too much? ये देश की जनता ने तय किया, मोदी ने तय नहीं किया, देश की जनता ने तय। और हर नागरिक को अपने वोट की ताकत समझ में आई कि मेरे वोट की ताकत है कि मेरा घर का टॉयलेट बनता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को खाना मिलता है, मेरे वोट की ताकत है कि गरीब को दवाई मिल रही है। ये देश के सामान्य मानवी का भरोसा बना है और वो चाहते हैं, ये जनता जनार्दन का निर्णय। महासेना क्या है 400 पार? हमारे संविधान को बचाने की वजह एक तानाशाही को समर्थन देना है 400 पार। भारत के लोकतंत्र को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखना है 400 पार। जिस नीच ने हमारी भारत माता का अपमान किया, वो हमारे सामने संविधान खत्म करने की बात कर रहा है। उसका बहिष्कार करके भारत के संविधान को बचाने की जगह आंखें बंद करके बैठना है 400 पार। हमारे भारत के लोकतंत्र को कोई नीच पापी खत्म नहीं कर सकता। उनकी छाती चीर कर उन सबको यह कहने जा रहा हूं मैं। ऐसे महान देश की डेमोक्रेसी की हत्या कैसे हुई? आतंकवाद के वार से चीन के प्रहार से भी ज्यादा घातक है इस देश के अंधभक्त रागा। कौन दादा? कौन? वो नीच भक्त मैं हूं। चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। क्योंकि मोदी जी ऐसे ही कोई बात नहीं कहते, उसके पीछे कुछ ना कुछ अर्थ उनका जरूर होता है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए।